कोठी में दाखिल हुआ ही था कि चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों ने मेरा घर घेर लिया और पुलिस का ये जबरदस्त रेड डीआईजी तैमूर जमाल की सरकर्दगी में हुआ था। मामू इख्तियार हुसैन, मुख्तार हुसैन और बाकी तमाम अफराद जिनमें फरीदा वगैरह शामिल थे हैरान रह गए थे, लेकिन डीआईजी तैमूर जमाल को देखकर मैंने हैरत से आंखें फाड़ दी। मैं उनके सामने आ गया और वो पिस्तौल का रुख मेरे सीने की जानिब किए हुए आगे बढ़ रहे थे। हाथ बुलंद कर दो, उन्होंने करख्त लहजे में कहा और मैंने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मैं खामोश निगाहों से उनका जायजा ले रहा था। मैंने चैलेंज किया था इस बात का कि दोबारा भी तुम्हें मैं ही गिरफ्तार करूंगा, समझे? मुझे हंसी आ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, डैडी आप मुझे ये इतला भिजवा देते कि आप इस किस्म का कोई चैलेंज कर चुके हैं तो मैं खुद हाजिर हो जाता। ज्यादा सादतमंद बनने की कोशिश मत करो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मैं तो आपके कदमों में हूँ डैडी, कोई डैडी वैडी नहीं। तुम वतन दुश्मन हो, गद्दार हो, मुल्क के दुश्मनों में शामिल हो। तुमने जो कुछ किया है इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बार बार तुम चालाकी से पुलिस के चुंगल से निकलते रहे हो। इस बार मैं देखता हूँ कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। आपकी जिंदगी का मकसद इसके अलावा भी कुछ और है डैडी? मैंने सवाल किया। शट अप। डीआईजी साहिब के इशारे पर एक आला पुलिस अफसर ने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। फरीदा खामोश खड़ी ये मंजर देख रही थी। मैंने कहा, सॉरी फरीदा, डैडी को इस बात से बहुत खुशी हुई है कि वो अपने हाथ से मेरे हाथों में हथकड़ियां लगाएं, लेकिन तुम फिक्र मत करना, वापस आ जाऊंगा, जरा मेके जा रहा हूँ। डैडी मेरी बातों पर पेचो ताब खाते रहे। बिल आखिर मुझे पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, लेकिन पुलिस की गाड़ी जब हेडक्वार्टर जाने की बजाय हमारी कोठी की जानिब मुड़ी तो मैंने हैरानी से पूछा, क्या डीआईजी तैमूर जमाल साहिब मुझे अपनी खुफिया तहवील में रखेंगे? शट अप। नहीं सर, मुझे इस बारे में मालूमात हासिल होना जरूरी है। मैं भी इस मुल्क का मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ। किसी भी आला तरीन पुलिस अफसर को ये हक हासिल नहीं होता कि वो किसी कैदी को अपनी जाती कैद में रख सके। तुम्हारे बारे में तहकीकात मुकम्मल करके मैं रिपोर्ट पेश करूंगा। मैंने इस सिलसिले में इजाजत ले ली है। ओहो, मगर घर तो कैद खाना नहीं होता। इत्तफाक से मैंने आते हुए फरीदा से कहा था कि मैं मैके जा रहा हूँ। मैं समझा शायद आप मेरी इस बात से मुतासिर हो गए हैं। डैडी ने घूर कर मुझे देखा और इसके बाद मैंने खामोशी ही इख्तियार कर ली। मगर मैं हथकड़ियों समेत दाखिल हुआ तो सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। वालिदा साहिबा चंद कदम आगे बढ़ाई। अरे क्या हुआ है ये सब कुछ? ये क्या है? ये हथकड़ियाँ क्यों डाल रखी हैं आपने इसके हाथों में? क्या आप लोगों को सरकारी मामलात में मुदाखलत की इजाजत मिल गई है? मगर ये सरकारी मामला घर में कैसे आ गया? वालिदा ने पूछा। मैं आपको जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूँ। अब मैं क्या कहूँ आपसे? मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल गया तो वापस नहीं आ सकेगा, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। मैंने कोई राय मांगी है किसी से इसी सिलसिले में? चलो तुम अंदर चलो, खड़े क्या मुंह देख रहे हो? तैमूर जमाल साहिब ने मुझे कहा और इसके बाद वो मुझे अपने कमरे में ले आए। डैडी हाथों में खुजली हो रही है, अब ये हथकड़ियाँ खोल दीजिए। अगर तुमने कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें गोली मारने से गुरेज नहीं करूंगा। बैठ जाओ। मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं जाओगे? कमाल है, इतनी सख्ती तो महकमा पुलिस भी नहीं करता। मैं कोई फजूल बात सुनना नहीं पसंद करता। मैंने खुसूसी तौर पर तुम्हारे बारे में तहकीकात करने के लिए इजाजत ली है। अब तुम ये बताओ, शराफत से मुझे सब कुछ बताने पर आमादा हो गए या नहीं? क्या पूछना चाहते हैं आप डैडी? इस दौरान तुम जो कुछ करते रहे हो मुल्की मफादात के खिलाफ, तुमने जो कुछ किया है और गिरफ्तार हो गए और इसके बाद पुलिस को धोखा देकर फरार हो गए, इसके पसे पुश्त क्या है? डैडी, इसके पसे पुश्त पेट है। क्या बकवास है। कमाल है, सच बता रहा हूँ तो आप यकीन नहीं करते। जाहिर है मुझे भी अपना पेट भरना ही है। अब आपने मेरे लिए नेकियों के तमाम दरवाजे तो बंद कर ही दिए हैं, कोई काम ही नहीं करने देते आप मुझे, तो जाहिर है जुर्म के रास्ते ही अपनाऊंगा। बस मैं गैर मुल्की सीक्रेट एजेंटों के लिए काम कर रहा था। अगर इसमें कामयाब हो जाता और आप बीच में मुदाखलत ना करते तो अच्छी खासी हैसियत का मालिक होता। लाखों रुपए मिलने वाले थे मुझे। गद्दार, जलील, कमीने, मेरे नाम को इस तरह बदनाम करते हुए तुझे एक बार भी गैरत आई? तूने क्या बना दिया हम लोगों को? कभी इसके बारे में सोचा? डैडी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप मेरी गलतियों की निशानदही कर दें, मैं उनसे गुरेज करूंगा। बकवास करता है तू। जो कुछ एहसानात तू मुझ पर करता रहा है मैं उन्हें एहसान नहीं मानता। मैं एक खरा आदमी हूँ। मैंने हमेशा वतन के बारे में सोचा है। मुल्क दोस्ती के अलावा मुझे किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं वतन के हर दुश्मन को रुए जमीन से मिटा देना चाहता हूँ। कमाल है डैडी, ये तो आप मेरे अल्फाज दोहरा रहे हैं। जूता उतार कर इतने मुंह पर लगाऊंगा कि मुंह लहूलुहान हो जाएगा। तेरा वतन दोस्ती से क्या ताल्लुक? डैडी, दिल पर हाथ रख कर कहिए, मैंने कितने सीक्रेट एजेंटों को और वतन दुश्मनों को गिरफ्तार कराया है। इसके मुआवजे वसूल किए हैं तूने। मुख्तलिफ लोगों को अहमक बना दिया है,
لیکن इस बार तूने जो कुछ किया है क्या वो मुल्क के मफाद में था? मगर डैडी इससे मुझे बहुत बड़ी आमदनी हासिल हो रही थी। थोड़ी सी रकम के लिए तू अपना ईमान बेचने पर तुल गया था, वतन दुश्मनों से साजबाज कर रहा था, पुलिस को धोखा देकर निकल गया तो क्या मैं तेरा बाप हूँ? इससे किस कमबख्त को इनकार है डैडी? लेकिन आप यकीन कीजिए ये सब कुछ मुनासिब है। अब आप क्या करेंगे ये बताइए। इस बार मैं तुझे अपनी गिरफ्त में रखूंगा, फिर देखूंगा तू कितना ज़हीन है। ज़हीन तो मैं हूँ डैडी, आपकी गिरफ्त से तो मैं बासानी निकल सकता हूँ। आप यूं कीजिए, मुझे किसी दूसरे के हवाले कर दीजिए ताकि बाद में आपको बदनामी का सामना नहीं करना पड़े। तू मुझे चैलेंज कर रहा है? नहीं डैडी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा निकलना जरूरी होगा। अगर तू निकलने की कोशिश करेगा जहांगीर जमाल शाह, तो इस बार मैं कसम खाता हूँ कि तुझे अपाहिज कर दूंगा, तेरे दोनों पाँव गोलियों से छलनी कर दूंगा ताकि तू माजूर हो जाए। ये काम मैं कर सकता हूँ। वाकई ये काम आप कर सकते हैं डैडी, मुझे इसका यकीन है। अब मैं जाऊँ, बकवास करने से बाज नहीं आएगा। कमाल है। अच्छा चलिए ठीक है, आप मुझे कुछ अरसे मेहमान रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन अब ये हथकड़ियाँ तो खोल दीजिए। जहांगीर, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ और माजरत चाहता हूँ तुमसे कि इस सिलसिले में मैं तुम्हारे साथ कोई रायत नहीं कर सकता। अम्मी से तो मिलने दे, मैंने कहा। लेकिन उसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। तैमूर जमाल शाह साहिब ने दरवाजा खोल कर देखा तो ताहिर जमाल, अकबर जमाल, मेरी बाबी बेगम और वालिदा साहिबा थी। क्या बात है, क्यों आए हो तुम लोग? अंदर आने दे हमें, मेरी वालिदा ने करख्त लहजे में कहा। आप लोगों को इल्म है कि मैं सरकारी काम कर रहा हूँ, अंदर आने दो मुझे, रास्ते से हटो। वालिदा साहिबा बिफरे हुए लहजे में बोली और न जाने डैडी क्या सोचकर उनके रास्ते से हट गए। तमाम लोग अंदर आ गए थे। मैं कहती हूँ ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? क्यों अपने आप को और हमारे खानदान को तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं? तुम्हारा दिमाग खराब मालूम होता है। तुम्हें इस बात का इल्म है कि ये एक मुजरिम है, बदतरीन मुजरिम, मुल्क के मफाद के खिलाफ काम करने वाला, और मैंने इसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद ये पुलिस को धोखा देकर फरार हो गया। जानती हो ये कितना बड़ा मुजरिम है? ये सारे मुजरिमों को आप ही गिरफ्तार करेंगे ना? जब दिल चाहा गए और हाथों में हथकड़ियां डाल कर ले आए। मैं कहती हूँ आपने इसके साथ दुश्मनी पर कमर क्यों बांध रखी है? आपको एहसास है इसने आपके साथ कितनी रायतें बरती हैं, वरना आप कितनी मुश्किलात का शिकार हो जाते। मैं इसे हक देता हूँ कि अपनी तमाम रायतों को खत्म करके मुझे भी मुजरिम साबित करे और मुझे अदालत के सामने पेश कर दे। मैं सबूत रखता हूँ कि मैंने वो जुर्म नहीं किया था, बल्कि वो जुर्म की शक्ल में मुझ पर मुसल्लत हो गया था। अगर इसके जरिए इसके इंकशाफात हो गए तो इससे पूछे जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं इसका मुआवजा अदा कर दूंगा, लेकिन सरकारी तौर पर यह मुझे मुजरिम नहीं साबित कर सकेगा। मैं इसके लिए भी इसे चैलेंज करता हूँ। नहीं डैडी, अल्लाह ना करे अगर कभी ऐसा हो भी जाता तो जाहिर है आपकी इज्जत को मैं ही छुपा सकता था। जरूरत नहीं है जनाब, ना आप मेरी इज्जत छुपाइए, ना इस बात की तवक्को रखिए कि मैं आपकी इज्जत छुपाऊंगा और आपके साथ कोई रायत करूंगा। छोड़िए मम्मी, क्या पकाया है आज? मैंने कहा और मम्मी अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर उन्होंने आंसू भरी आवाज में कहा, नहीं बेटा, इस घर से इस किस्म की तवक्को मत रख। ये तेरे बाप का घर है, एक ऐसे बाप का जो तुझ पर मोहब्बतों के तमाम दरवाजे बंद कर चुका है। ये जज्बाती गुफ्तगू आप यहाँ नहीं कीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि आप सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। DIG तैमूर जमाल ने कहा। मम्मी, बहुत दिन से कोफ्ते नहीं खाए, अंडा भरे कोफ्ते। बराए करम आप खाने में मुझे अंडा भरे कोफ्ते दीजिएगा। डैडी, कम से कम घर से खाना तो मिलेगा ना मुझे? यानी मेरा मतलब है जेल या लॉकअप में भी खाना तो मिलता है। मुझे मेरी पसंद का खाना मिल जाए तो आपको एतराज तो नहीं होगा। शट अप। डैडी ने एक बार फिर मुझे डांट दिया। डैडी लाख मुझे डांटते रहे मम्मी, लेकिन खाना मुझे वही मिलना चाहिए, वरना आपसे कह देता हूँ कि भूख हड़ताल कर दूंगा, मैंने कहा। और वालिदा साहिबा आंसू बहाती हुई बाहर चली गई। अकबर, ताहिर जमाल और बाबी साहिबा यहीं मौजूद थे। डैडी ने उनसे सर्द लहजे में कहा, आप लोग भी बाहर जाइए और बराए करम इसके साथ किसी किस्म की रायत बरतने का तस्वुर भी नहीं कीजिएगा, वरना आपको भी मुजरिम ही गर्दाना जाएगा। जाइए आप लोग भी, मैं आपको हुक्म देता हूँ। एक एक करके तमाम लोग बाहर निकल गए थे। मैं मुस्कुराता रहा था। इसके बाद तैमूर जमाल शाह ने कहा, मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तुम्हें यहाँ लाने का फैसला किया है। इसकी कोई खास वजह है डैडी? हाँ। वो क्या? इसके हजार सबूत हैं कि तुम जुर्म की दुनिया से मुंसलिक रहे हो। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, तुमने पुलिस और शायद आर्मी के लिए भी कुछ काम सर अंजाम दिए हैं। मुजरिमाना? मैंने बेख्तियार पूछा। बको मत, सुनते रहो। जी डैडी, सॉरी। तुम्हें कुछ मरात हासिल हो गई हैं, लेकिन तुम अपनी फितरत से कैसे बाज आ सकते थे?
बाज आ गया हूँ डैडी। नहीं, ऐसा नहीं है डैडी, आपसे बड़ा गवाह और कौन हो सकता है मेरा। क्या मतलब? खुद आप ऐसे चंद मामलात के गवाह रह चुके हैं। तुम शायद मेरे ऊपर किए हुए एहसान का तज़किरा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा क्या ख्याल है मैंने ये ओहदा बीक में हासिल किया है? मैं समझा नहीं डैडी। मैं समझाता हूँ। मुझ पर एहसान के अलावा तुमने उन लोगों से लाखों रुपए वसूल किए हैं। किन लोगों से? जिन्हें तुमने कानून के हवाले किया है। मुझे एतराफ है डैडी। फिर तुम्हारा मुझ पर क्या एहसान रहा? मेरा आप पर कोई एहसान नहीं है डैडी, लेकिन वो लोग मुजरिम थे, ब्लैकमेलर थे, मुल्क दुश्मन थे। और तुम? मैं एक मुहिब्बे वतन आदमी हूँ। ऐसे मुहिब्बे वतन के मुल्क के अहम राज दुश्मनों के हवाले कर देते थे। DIG साहिब ने तंजिया लहजे में कहा। ओ डैडी, मैंने गर्दन खुजा कर कहा। इसके बाद तुम पुलिस की गिरफ्त से निकल भागे। तुम्हें बताना होगा कि तुम इससे पहले क्या क्या जुर्म कर चुके हो। मुल्क के वो अहम राज तुम किसे दे रहे थे? तुम्हारा राब्ता कौन कौन से ममालिक से है? मेरा राब्ता सिर्फ अपने वतन से है डैडी, और इसी वतन के खिलाफ तुम काम कर रहे थे। इस दौरान तुम कहाँ रूपोश रहे? छोड़िए डैडी, लंबी कहानी है, आसानी से नहीं छोड़ूंगा मिस्टर जहांगीर जमाल शाह। तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए मैंने 3 मरहले रखे हैं। पहले जुबानी पूछ-गुछ करूंगा, इसके बाद तशद्दुद शुरू हो जाएगा। ओके डैडी, आप मुझसे बरसों के नाराज हैं, इस बार आप बड़ास निकाल लीजिए, मैं तैयार हूँ। मैंने जवाब दिया। रात के खाने में मेरी तमाम फरमाइश का ख्याल रखा गया था, लेकिन तैमूर जमाल शाह साहिब ने मुझे डाइनिंग टेबल पर नहीं आने दिया था। खाने के लिए मेरे हाथ खोले गए थे और उसी वक्त तैमूर जमाल शाह ने मुझ पर पिस्तौल तान लिया था। ये अनोखी दावत है, पिस्तौल वापस रख लीजिए डैडी, वरना मैं खौफ से खाना ना खा सकूंगा। आहा, क्या मजेदार चीजें हैं। बहुत अरसे बाद पिस्तौल के जोर पर खिलाएंगे आप इसे, मम्मी ने कहा। आप अभी तक यहाँ क्यों मौजूद हैं? DIG साहिब ने वालिदा साहिबा को घूरते हुए कहा, और वो बुरा सा मुंह बनाकर बाहर निकल गई। मैं खाना खाकर फारिग हुआ था कि ताहिर जमाल शाह और अकबर जमाल शाह दौड़े हुए अंदर आ गए। डैडी, वो अस्पताल से भाईजान के लिए फोन आया है। कहाँ से? वालिदा साहिबा ने पूछा। सिविल अस्पताल से। किसका फोन है? वहाँ से किसी डॉक्टर का है। क्या कहता है? कुछ अजीब कहानी सुना रहा है। क्या कहता है? बताते क्यों नहीं? तैमूर जमाल शाह ने सख्त लहजे में कहा। मैं ना समझने वाले अंदाज में उन सब को देख रहा था। वो डैडी, फोन बंद हो गया है, मैंने उसे नंबर ले लिया है। और ये नहीं बताओगे कि क्या हुआ है? डॉक्टर कह रहा था डैडी, भाईजान की कोठी पर कोई हादसा हो गया है। क्या? मैं उछल कर खड़ा हो गया। क्या हादसा हुआ है? आप फोन करके मालूम कर लें, अकबर जमाल शाह बोला। तुम सब गधे हो, नंबर डायल करके रिसीवर मुझे दो, DIG साहिब ने कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। DIG साहिब सवालिया नजरों से अकबर जमाल शाह को देख रहे थे। हेलो, सिविल अस्पताल, डॉक्टर नजम को दीजिए। जी डॉक्टर नजम, बात कीजिए। अकबर जमाल शाह ने रिसीवर DIG साहिब को दे दिया। मुझे गाफिल ना समझना, समझे? तैमूर जमाल शाह मुझसे बोले और रिसीवर कान से लगा लिया। हाँ डॉक्टर नजम, आप सिविल अस्पताल से बोल रहे हैं? हाँ, मैं DIG तैमूर जमाल शाह बोल रहा हूँ। हाँ, क्या? हाँ। इसके बाद DIG साहिब खामोशी से सुनते रहे थे। फिर उन्होंने कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो वो दुरुस्त है? ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने रिसीवर रख दिया। क्या बात है डैडी? मैंने पूछा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली साहिबजादे, उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा। अचानक ताहिर जमाल शाह गुस्से से पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया। मैंने आहिस्ता से कहा, बात क्या है डैडी? जो कुछ है अभी सामने आ जाएगा। मैं डिपार्टमेंट के जिम्मेदार लोगों को तुम्हारी कोठी पर भेजता हूँ। मेरी कोठी पर? हाँ। अकबर, इस नंबर पर फोन करो। आप मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं डैडी। अकबर, तुम बताओ डॉक्टर क्या कह रहा था? वो अस्पताल से डॉक्टर नजम ने फोन करके बताया है कि आपकी कोठी पर फायरिंग हुई है। चौकीदार को कई गोलियां लगी हैं। लोगों ने आपके चौकीदार और 1-2 मुलाजिम को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया है। वहां से चौकीदार ने यहाँ फोन कर दिया है, फायरिंग हुई है। मैंने सरसरी आवाज में कहा। जी। अकबर आहिस्ता से बोला। डैडी, मैं जाना चाहता हूँ। हरगिज नहीं, ये तुम्हारी कोई चाल हो सकती है। मैं अभी वहाँ से मालूमात हासिल कराए लेता हूँ। नहीं, कोई चाल नहीं है, मुझे जाने दे डैडी। अगर तुमने जुम्बश भी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और तुम जानते हो मैं फर्ज की अदायगी से गुरेज नहीं करता। डैडी, मेरा जाना जरूरी है। आप जानते हैं मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। न जाने फरीदा किस हाल में है। बकवास मत करो, तुम एक खतरनाक मुजरिम हो। मैं मुजरिम नहीं हूँ, बराए करम मुझे जाने दीजिए। देखो, मैं गोली चलाने से देर नहीं करूंगा। डैडी ने पिस्तौल सीधा कर लिया। ओके डैडी, लेकिन आपके फर्ज ने अगर कोई गलत राह खोल दी तो मुझे जिम्मेदार ना करार दें। मुझे धमकी दे रहे हो? खाना खा चुके हो? हथकड़ियां तुम्हारे हाथों में होना जरूरी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त डैडी बेरहमी पर उतर आए थे। मैं परेशान था अपने घर के लिए, अपनी बीवी के लिए, और वो इसे मेरी साजिश करार दे रहे थे। अच्छा नहीं कर रहे वो। नंबर मिल चुका है, अकबर जमाल शाह ने कहा। जो भी बोल रहा है उसे रोको।
कह दो DIG साहिब बात करेंगे, डैडी ने कहा। फिर उन्होंने हथकड़ियों का जोड़ा उठा लिया और मेरे पास पहुंच गए। पिस्तौल अब भी हाथों में दबा हुआ था। मैंने सादगी से दोनों हाथ आगे कर दिए। बस धोखा खा गए। तवज्जो पिस्तौल से हटकर हथकड़ियों की जानिब हुई तो मैंने बड़े इत्मीनान से हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया और पिस्तौल उचक लिया। डैडी हक्का बक्का रह गए थे। मैंने दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और दरवाजे पर रुक कर बोला, दुआ करें डैडी कि कोई खतरनाक हादिसा ना हुआ हो, वरना मैं नहीं कह सकता कि हमारे ताल्लुकात कैसे रहे। रुक जाओ मरदूद, मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना मैं रुक जा। लेकिन मैं कैसे रुक सकता था। मैं छलांगे लगाता हुआ बाहर निकल आया। बाहर सरकारी जीप खड़ी हुई थी। एक ड्राइवर जो पुलिस का जवान था, हमेशा अलर्ट रहता था। उतरो, मैंने उसे कहा। जी साहिब, चाबी दो। सुनते नहीं, मैंने गरज कर कहा और वो बौखला गया। मुझे जानता ही होगा, वरना चाबी मेरे हवाले ना करता। मैंने जीप स्टार्ट की और हवा हो गया। रास्ते में मेरे जहन में बेशुमार ख्यालात आ रहे थे। न जाने क्या हुआ है, मेरे घर पर फायरिंग हुई है, चौकीदार और एक मुलाजिम जख्मी हुए हैं। दूसरे लोगों का क्या हुआ, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तूफानी रफ्तार से जीप दौड़ाता हुआ कोठी पहुंचा। बाहर 2 मोबाइल खड़ी हुई थी। पुलिस वाले अंदर मौजूद थे। पूरी कोठी रोशन हो रही थी। गेट पर सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जीप को रुकने का इशारा किया। गेट खुला हुआ था। मैंने रफ्तार सुस्त नहीं की। कांस्टेबलों ने छलांगे लगाकर जान बचाई थी और फिर सीटियां बजाने लगे थे, मगर मैं उनकी परवाह किए बगैर जीप अंदर ले गया और फिर उससे नीचे कूद गया। मैं स्विच ऑफ कर चुका था। जीप खुद ही झटके से रुक गई थी। मैं दीवानों की तरह अंदर दाखिल हो गया। अंदर मौजूद पुलिस वाले इंस्पेक्टर के रैंक के थे। अंदर बाकायदा कार्रवाई हो रही थी। क्या हुआ इंस्पेक्टर, क्या हुआ है? आप कौन हैं? एक इंस्पेक्टर ने पूछा। इस कोठी का मालिक जहांगीर जमाल शाह, मैंने कहा और अंदरूनी हिस्से की तरफ भागा। इंस्पेक्टर मेरे पीछे लपका था। सबसे पहले फरीदा के कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ और भी चंद लोग मौजूद थे और उनके साथ ताहिर जमाल शाह भी मौजूद था। मैंने एक निगाह कमरे के माहौल पर डाली और दूसरे लम्हे मेरे दिल की हरकत जैसे बंद होने लगी। फरीदा की लाश मुसहरी से आधी नीचे लटकी हुई थी। उसके जिस्म से बहा हुआ खून हल्के रंग के कालीन पर फैला हुआ था। उसकी आंखें पथराई हुई थी और वो वहशतज़दा अंदाज में छत को देख रही थी। मुझ पर सख्ता तारी हो गया। इंस्पेक्टर मेरे पीछे पहुंच गया था। उसने मुझे शानों से पकड़ते हुए कहा, ये शख्स जंगली जानवरों की तरह अंदर घुस आया है। कमरे में मौजूद लोग मेरी जानी मतवज्जे हो गए थे, लेकिन मैं इंस्पेक्टर की तरफ मतवज्जे हुए बगैर फरीदा की लाश को देखता रहा। ताहिर शाह मेरे करीब आया और उसने इंस्पेक्टर से आहिस्ता से कहा, जाओ बाहर वापस चले जाओ, जाओ फौरन वापस चले जाओ, तुमने बदतमीजी की है। इस वक्त मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, फौरन बाहर निकल जाओ। इंस्पेक्टर हजल सा हो गया था। मेरी सर्द निगाहें फरीदा के जिस्म पर जमी हुई थी और मैं अपनी दुनिया में अचानक रूनुमा हो जाने वाली इस अजीम तब्दीली के बारे में सोच रहा था। ताहिर जमाल शाह ने आहिस्ता से कहा, सॉरी भाईजान, वेरी सॉरी। मैंने गर्दन घुमाकर ताहिर जमाल शाह को देखा और फिर आंखें बंद करके गर्दन झटक दी। तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? वहाँ आपके पास मौजूद था। डैडी तो इंतहा पसंदी पर आमादा थे, मुझसे न रुका गया और मैं सीधा यहाँ आ गया। भाईजान, घर के तमाम अफराद को हलाक कर दिया गया है। मामू इख्तियार हुसैन, मुख्तार हुसैन और उसकी बीवी, तमाम लोगों की लाशें उनकी रिहाइश गाहों में पड़ी हुई हैं। मेरा मुंह हैरत से खुल गया। 4 मुलाजिम भी मारे गए हैं। अभी तफसीलात मौसूल नहीं हुई। पता नहीं किसने ये कत्लेआम किया है। क्या डैडी ने आपको यहाँ आने की इजाजत दे दी थी? डैडी? मैं एकदम ख्यालात से चौंका। जो होना था हो चुका था। किसने किया है, क्यों किया है, ये कहानी तो अब मंजरेआम पर आएगी। लेकिन DIG साहिब के जुनून से मैं वाकिफ था। DIG साहिब यकीनन मेरे पीछे पीछे पहुंच रहे होंगे। आफ्ताब कमाल को वैसे भी इस खौफनाक हादिसे की इत्तला देना जरूरी था। चुनांचे मैंने अपने आप को संभाल लिया। वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचा। टेलीफोन उठाकर आफ्ताब कमाल के नंबर डायल किए। उस वक्त उसे घर ही होना चाहिए था। रिजवाना ने टेलीफोन उठाया तो मैंने आफ्ताब कमाल के बारे में पूछा। मेरी आवाज पहचान कर रिजवाना ने मुझसे सलाम दुआ की। मैंने कहा कि जल्दी से आफ्ताब कमाल से मेरी बात करा दी जाए और चंद लम्हात के बाद आफ्ताब कमाल टेलीफोन पर आ गया। हेलो चीफ, आफ्ताब, जरा कुछ काम करना है तुम्हें। यहाँ मेरी कोठी में एक संगीन हादिसा हो गया है। सुनो, असल में DIG साहिब अपनी हरकतों से कहाँ बाज आ सकते थे। बाप होने का फायदा उठाते रहते हैं। कोई और होता तो तुम जानते हो कि किस कैफियत में होता। नहीं, दरमियान में मत बोलो, पूरी बात सुन लो। मुझे गिरफ्तार करके घर ले गए थे। वहाँ तहकीकात करना चाहते थे। मैं अभी तक उनकी निगाहों में एक मफरूर मुजरिम हूँ। मुझे बंद रखा, लेकिन यहाँ हमारे दुश्मन काम कर गए। फरीदा को कत्ल कर दिया गया। मामू इख्तियार हुसैन, मुख्तार हुसैन और घर के 4 मुलाजिम भी कत्ल हो गए हैं। 2 शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। आफ्ताब, पूरी बात सुनो, मैंने कहा है कि बीच में मत बोलो। आफ्ताब बार बार कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा,
DIG साहब शिद्दत पसंदी पर आमादा हैं। कर्नल एजाज को टेलीफोन करो और उनसे कहो कि इस वक्त मुझे फौरी तौर पर इमदाद दरकार है। कहीं ऐसा न हो कि DIG साहब की शान में मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए। उनकी इंतहा पसंदी ने बहर तौर ये नुकसान जरूर किया है कि इस हादसे के वक्त मैं अपने घर पर मौजूद नहीं था, वरना शायद सूरत हाल में कुछ तब्दीली रूनुमा हो जाती। कर्नल एजाज से कहो कि DIG साहब मुझे इसी जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हैं, जबकि मेरे घर में ये हादसा हो गया है। ऐसी हालत में मुझ पर दीवानगी भी तारी हो सकती है। फौरी तौर पर मेरी कोठी पहुंचा जाए और मेरे सिलसिले में सख्त कार्रवाई की जाए। ओके चीफ, ओके। मगर ओके चीफ, ओके। आफ्ताब कमाल भी बुरी तरह बौखलाया हुआ था। मैंने टेलीफोन बंद कर दिया। अभी तक तो इस गम को एक तमाशाई की हैसियत से देख रहा था। फरीदा की जुदाई, अपने घर की बर्बादी आसानी से ना हजम होगी, लेकिन फिलहाल जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मुझे ये भी अंदाजा था कि आफ्ताब कमाल पर यह दास्तान सुनकर क्या बीत रही होगी। बहरहाल अब एक इत्मीनान जरूर हुआ था कि DIG साहब की कोई जिदोजहद कारगर नहीं होगी। फरीदा के कमरे में वापस आ गया और इसके बाद मैंने निहायत संजीदगी से यहाँ मौजूद पुलिस अफसरान से पूछा, आप लोगों ने इस हादसे की इत्तला कहाँ से पाई? पड़ोस से मकामी थाने को फोन किया गया था और कहा गया था कि इस बंगले में खौफनाक फायरिंग हुई है और चीखें सुनाई दी हैं। हम यहाँ पहुँच गए। 2 मुलाजिम हमें जख्मी हालत में मिले, उन्हें फौरन अस्पताल पहुँचा दिया गया। बाकी अभी इस सिलसिले में तहकीकात हो रही है। हमने आला अफसरान को इत्तला दे दी है, वो भी पहुँचने वाले होंगे। लाशें उसी तरह पड़ी हुई हैं, उन्हें छेड़ा तो नहीं गया? अभी नहीं। मैंने ताहिर को अपने साथ लिया और उसके बाद मामू इख्तियार हुसैन, उनके बेटे और उसकी बीवी की लाशें वगैरह देखी। मुलाजमीन बेचारे भी मेरी वजह से मौत के घाट उतर गए थे। जगह जगह दीवारों का प्लास्टर उधड़ गया था। गालिबन हल्की मशीन गन से फायरिंग की गई थी।